नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल SPCS ऑफिशियल में। तो दोस्तों, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बीच में हमने अब तक 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन को। अब बारी आती है गणित के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं अंकित गुप्ता आप सभी के लिए गणित के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPCS ऑफिशियल चैनल को। दोस्तों, अगर आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय, CHS विद्यालय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, किसी भी विद्यालय की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ SPCS ऑफिशियल द्वारा जुड़ सकते हैं। अगर यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन तैयारी करें तो आप हमारे सेंटर पर आकर हमारे साथ JNV, CHS, विद्या ज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में गणित को लेकर चलते हैं और सॉल्व करेंगे गणित के 20 क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं गणित के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गणित का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 20 और 40 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर पूछ रहा है। अंतर क्या पूछ रहा है? 20 और 40 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो भैया 20 और 40 के बीच बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे के बीच क्या बड़ी अभाज्य संख्या। 20 और 40 के बीच बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 37। 37 के बाद 38 आपकी भाज्य है, 39 भी भाज्य है और 40 आपका भी भाज्य है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाती है? 37। और 20 और 40 के बीच छोटी अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या? छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी? 21 आपकी भाज्य है, 22 आपकी भाज्य है, जो 23 है वो आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 20 और 40 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या 23 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 37 है। अब इन्हीं दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है ना। तो अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब होता है -37 -23। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा 4 और 3 को 2 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर आपका क्या आया? 14। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में प्रतिदिन 2 = 1/4 लीटर दूध का उपभोग होता है। परिवार द्वारा सितंबर माह में उपभोग किए गए दूध की मात्रा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं। तो सितंबर माह में दिन कितने होते हैं? तो सितंबर माह में होते हैं आपके 30 दिन। ठीक। अगर अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, चूंकि एक दिन में दूध कितना उपयोग हो रहा है? 2 = 1/4 या 9/4 लीटर। इसलिए 30 दिन में, एक दिन में इतना हो रहा है तो 30 दिन में ज़्यादा होगा या कम? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो गुणा करेंगे, कम होगा तो भाग देंगे। ठीक। तो गुणा कर देंगे। देखिए 2 से ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा और 15 का जब 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 135 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 67 सही 1/2। ठीक। तो ये आपका इतना लीटर दूध का क्या होगा? उपयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें आपका। अगर बात करते हैं दूसरे विधि की तो एक तरफ लिखेंगे दूध और दूसरे तरफ लिखेंगे दिन। ठीक। दूध कितना? 9/4 लीटर। दिन कितना? 1। दूध अगर x है तो 30, अगर एक दिन में इतना दूध यूज हो रहा है तो 30 दिन में अधिक दूध यूज होगा या कम? अधिक होगा। तो अधिक होगा मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ समझिए दिन 1 है तो 9/4 है। दिन अगर अधिक होगा तो दूध की मात्रा भी अधिक होगी। तो जब दिन बढ़ रहा है तो दूध भी बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले वाले के सिर को दूसरे वाले के पूंछ से और दूसरे वाले के सिर को पहले वाले के पूंछ से गुणा कर देंगे। तो चलिए ऊपर थोड़ा गुणा कर लेते हैं। तो 9/4 का गुणा करेंगे 30 में और x का गुणा करेंगे 1 में। तो इसका जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 15 और ये 2, 4 इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 और 15 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 135/2 = x। और जब इसको काटेंगे तो 67 सही 1/2 लीटर आपका आएगा। तो ये आपका जो है सही
आंसर है। 67 सही है 1/2 लीटर। तो आप इसको इस विधि से भी, एक एक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 9 आइसक्रीम का मूल्य 67 रुपया 50 पैसा है तो 100 आइसक्रीम का मूल्य, सेम अभी मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था वही नियम यूज़ करेंगे। आप दो तरीके से कर सकते हैं, चूँकि 9 आइसक्रीम का मूल्य 9 आइसक्रीम का मूल्य कितना है, 67.5 रुपये। इसीलिए एक आइसक्रीम का मूल्य निकालेंगे। तो 9 आइसक्रीम अगर 67 रुपये का मिल रहा है तो एक सस्ता मिलेगा कि महंगा, जाहिर सी बात है सस्ता मिलेगा, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर बात करते हैं 100 की, तो 67.5 गुणे 100 और बटा के 9 कर देंगे। जब 100 का इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा 6750 और डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 750। तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही है, आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, 750। अगर इसको दूसरे विधि से बात करें तो दूसरा विधि क्या है, एक तरफ लिखेंगे आइसक्रीम, एक तरफ क्या लिखेंगे आइसक्रीम और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे मूल्य। अब ये देखिए आइसक्रीम अगर 9 है, मूल्य 67 रुपया 50 पैसा है। अगर आइसक्रीम बढ़ेगी तो क्या मूल्य घटेगा, अगर आप 9 आइसक्रीम ले रहे हैं वो आपको 67 रुपये का पड़ रहा है, अगर आप 10 आइसक्रीम लेंगे तो क्या सस्ता पड़ेगा या महंगा, जाहिर सी बात है कि सामान बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ 100 आइसक्रीम तो ये ₹100। अब देखिए अगर सामान बढ़ रहा है तो मूल्य भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर आप तीर देखिए बढ़ते समय 9 से 100 आया है, बढ़ रहा है, ये मत सोचिएगा कि ये घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा मूल्य बढ़ेगा। अब पहले वाले के सिर को दूसरे वाले के पूंछ से और दूसरे वाले के सिर को पहले वाले के पूंछ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू 67.50 इंटू 100। तो अब इक्वल टू करेंगे तो 9x इक्वल टू 6750, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 6750 बटा के 9, काटेंगे तो आएगा 750। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरा तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 29714 किससे विभाज्य है। तो अगर देखिए इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर बी 6 और ऑप्शन नंबर डी 3, 6, 9 से। तो चलिए चेक करेंगे कि किस किस से विभाज्य है। तो पहले चेक करेंगे क्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाजकता का नियम होता है कि अगर संख्याओं का योग, जो जितने नंबर हैं इन नंबर का जो योग होगा, नंबर्स का योग होगा, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 9 2 11 और 7 18 और 18 9 27। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से विभाजित होगा। अब बात करें 6 से, तो अगर ये नंबर 3 से विभाजित है और अगर ये नंबर 2 से भी विभाजित है, तो आप देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में क्या है 4, 4 जो है 2 से विभाजित है। अगर नंबर 3 से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है तो वो नंबर 6 से भी विभाजित होगा। तो 6 से विभाजित है। 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि अगर संख्याओं का योग जो ये आया है ये 9 से विभाजित हो रहा है तो 9 से क्या होगा विभाजित होगा। तो 9 से ये 3 बार में कट जा रहा है, मतलब नंबर्स का योग भी 9 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। अगर नंबर्स का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी। तो 3, 6 और 9 तीनों से डिविजिबल है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन 5 किलोमीटर 52 मीटर बस द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वो किससे किससे कितनी दूरी तय कर रहा है। तो बस द्वारा कितनी दूरी तय कर रहा है, बस द्वारा कितनी दूरी तय कर रहा है, तो बस द्वारा 5 किलोमीटर प्लस 52 मीटर। अब ये देखिए यहाँ पे किलोमीटर और मीटर दोनों में है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हम इसको किलोमीटर में चेंज कर लें या इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। तो चलिए किलोमीटर को कर लेते हैं मीटर में। तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर और प्लस 52 मीटर, तो टोटल कितना मीटर वो चलता है बस द्वारा, 5052 मीटर वो किसके द्वारा चलता है, बस द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर और 265 मीटर कार द्वारा। तो कार द्वारा कितना चलता है,
कार द्वारा चलता है 2 किलोमीटर प्लस 265 मीटर, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका 2000 मीटर और प्लस 265 मीटर, टोटल आपका हो जाएगा 2265 मीटर। ठीक है, ये आपका चलता है बस द्वारा, ये आपका चलता है कार द्वारा। अब शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल यात्रा करता है। 1 किलोमीटर 30 मीटर, तो पैदल कितना चलता है, पैदल चलता है 1 किलोमीटर प्लस 30 मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और प्लस 30 मीटर कितना हो जाएगा 1030 मीटर। ये एक है 1030 मीटर। ठीक है, तो ये आपका पैदल चलता है, ये बस द्वारा चलता है, ये कार द्वारा चलता है। तो अब पूछ रहा है उसके द्वारा यात्रा में तय की गई कुल दूरी होगी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए कुल दूरी, यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी होगी 5052 मीटर प्लस 2265 मीटर प्लस 1030 मीटर। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 5 11 और 3 14, 4 हासिल 1 2 1 3 और 5 2 7 1 8, 8347 मीटर। और अगर इसको किलोमीटर में बदलना 8000 मतलब 8 किलोमीटर, तो 8.347 किलोमीटर, 8.347 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 6 14 और 16 का लघुत्तम समापवर्त। देखिए यहीं पे निकाल लेंगे 6 14 और 16 का। देखिए 6 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, तो 2 से सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 साते 14 और 2 आठे 16। ठीक, अभी अगर 2 से इसमें से कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, डिवाइड जाएगा उसमें, तब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो 8 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 3 7 4, फिर 2 से 3 7 2, फिर 2 से 3 7 1। अब आपका सब नंबर क्या है, 3 3 से डिवाइड होगा, 7 7 से डिवाइड होगा, और लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये लास्ट में क्या बचा 3, जो अब इससे छोटा ये हो नहीं सकता, और फिर ये लास्ट में क्या बचा 7। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तियाँ 48, और 48 का 7 में गुणा करेंगे तो 336 आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 0.2 इंटू 0.2। अब देखिए 0.2 इंटू 0.2, बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 0.4 मार देते हैं, लेकिन यह आपका ऑप्शन गलत होगा। तो 0.2 इंटू 0.2 क्या होगा, आइए पहले हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। गुणा करके 2 2 ज़ा 4। गुणे का रूल क्या होता है, पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं, फिर सिर्फ सिंपल गुणा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पॉइंट कितने अंकों के पहले लगा हुआ है। तो देखिए 1 अंक के पहले लगा है, 1 अंक के दूसरे अंक के पहले 2 अंक, तो जब भी हमारा जो रिजल्ट आता है उसमें 2 अंकों के पहले जो है वो पॉइंट लगाते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिश्रित धातु में 60% तांबा है और शेष जस्ता है। एक धातु है मिश्रित, उसमें 60% क्या है, तांबा है, और शेष क्या है, जस्ता। शेष मतलब 40% जस्ता है, क्योंकि कोई भी धातु होगी वो अपने आप का क्या होती है, 100% होती है। मतलब अगर 150 किलो है तो 150 किलो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, और उस 100% का 60% क्या है, तांबा, और 40% क्या है, जस्ता। तो पूछ रहा है कि 150 किलो की मिश्र धातु में जस्ते का मात्रा कितना होगा। तो जस्ता का मात्रा हम निकालेंगे, जस्ता का मात्रा क्या होगा, तो मात्रा जस्ता कितना है, 40% है, 150 का 40%, 40% को अपन 4 लिखते अपन 100 कर सकते हैं। तो 15 का 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 4
इक्वल टू 60। तो कितना है 60 किलोग्राम। तो जस्ता कितना है आपका 60 किलोग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगर इसी में पूछ दे कि तांबा कितना होगा तो तांबा आपका होगा 150 का 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 छका 90। तो कितना हो जाएगा 90 किलोग्राम तांबा और 60 किलोग्राम जस्ता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 सही 3/8 को दशमलव में बदलना है। किस में दशमलव में। ठीक, अब देखिए इसको जब दशमलव में बदलना हो तो इसका सबसे आसान रूल है, हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। 5 + 3/8। आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं होगा। अब हमें इसको पॉइंट में नहीं बदलना है, अब सिर्फ इसको हमें पॉइंट में बदलना है। तो 3/8 को जब पॉइंट में बदलेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 से डिवाइड करेंगे 3 को, 0। पहले 3 है, छोटा है 8 से, डिवाइड नहीं जाएगी तो पॉइंट बढ़ा लेंगे। पॉइंट बढ़ाते ही यहाँ 0 हो जाएगा। 8 3 सा 24 होगा। अब यहाँ पे क्या बचा 6। अब पॉइंट लगाया तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा। तो 8 7 जा 56, 8 7 जा क्या होगा 56, बचा कितना 4, ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा। और 8 5 जा 40। अब देखिए क्या आया 0.375। क्या आया 0.375। और इसमें भैया पहले से क्या ऐड किए थे 5, तो 5 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5.375 आपका इसका रियल आंसर होगा। तो 5.375 किस में है 5.375 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन बड़ा है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन बड़ा है, तो ए ऑप्शन आपका है क्या। अब देखिए इससे पहले हम जान लेते हैं कि किसके मीन्स क्या होता है। तो आई मीन्स होता है 1, वी मीन्स होता है 5, एक्स मीन्स होता है 10, एल मीन्स होता है 50, सी मीन्स होता है 100 और डी मीन्स होता है 500 और एम मीन्स होता है 1000। तो अब अभी इसी से हम बनाएंगे कि ये नंबर क्या है। देखिए रूल जो होता है, रूल क्या होता है कि अगर किसी बड़े संख्या के पीछे छोटी संख्या आ रही है इसका मतलब घटाना है। इसका मतलब क्या करना है घटाना है। और अगर किसी बड़े संख्या के आगे छोटी संख्या आ रही है तो इसका मतलब क्या करना है जोड़ना है। इस चीज़ को मत भूलिएगा कि बड़ी संख्या के पीछे, बड़ी नंबर के पीछे अगर छोटा नंबर आए तो घटाना है, और बड़ा नंबर के पीछे छोटा आगे सॉरी बड़ा नंबर के आगे छोटा नंबर आए तो जोड़ना है। तो चलिए एल बड़ा है, उससे पीछे एक्स है, मतलब घटाना है। 50 में से 10 घटा दिए 40, और आगे छोटी संख्या है क्या ट्रिपल आई। ट्रिपल आई मतलब 3, तो 40 और 3 43 हो गया 43 प्लस। इसी तरह सबको सॉल्व कर लेंगे तो XLIV ये क्या हो जाएगा, x क्या है आपका 10, l क्या है आपका 50, 50 में से छोटी है घट जाएगा 40, और ये IV 4 को दिखाता है 40 और 4 44। ठीक, इसी तरह सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी को कर लिया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। तो यदि इसको हम जोड़ते हैं, ठीक 4 4 8 और 4 3 7 87 होता है। ये दोनों माइनस में है तो ये और भी छोटे हो जाएंगे, तो ये दोनों हो नहीं सकते। और इसको जोड़ते हैं 5 4 9 और 7, तो 97 बड़ा है या 87 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है 97 बड़ा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें अगली संख्या होगी, क्रम दिया है 1 3 6 10 15। इसमें पूछ रहा है ये खाली स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा। तो रूल समझते हैं कि इसको किस तरीके से आगे लेकर जाया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1 में 2 जोड़ दें तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ दें तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ दें तो 15 आ जाएगा, 15 में 6 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 21। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 21 आएगी अगली संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि 9 किसी संख्या का 5% है तो वह संख्या क्या होगी, या वह संख्या है 9 क्या है 5%। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों विधियां बताऊंगा कि चूँकि 5% बराबर है किसके 9 के,
इसीलिए 1%, अगर 5% 9 के बराबर है तो 1% कम होगा या अधिक होगा? जाहिर सी बात है कम होगा। इसीलिए 100%, ये कोई वस्तु नहीं है, यहाँ यहाँ ये कोई वस्तु नहीं है कि 1% पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 5% है, 9 है, 1% हमेशा 5 से प्रतिशत छोटा है तो वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी। तो 100% क्या होगा, 9/5 इंटू 100, 5 से डिवाइड करेंगे 20 और आ जाएगा आपका 180। तो आंसर आपका क्या आ गया, 180। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आया तो दूसरा जो तरीका है वो एक तरफ लिखेंगे संख्या और दूसरे तरफ लिखेंगे प्रतिशत। दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, प्रतिशत। संख्या कितनी है, 9 है, प्रतिशत कितना है, 5%। तो वह संख्या, कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है, 100%। तो ये क्या हो जाएगा, x। अगर 5% है संख्या तो 9 है, अगर प्रतिशत बढ़ेगा तो संख्या भी तो बढ़ेगी। तो पहले वाले के सर को दूसरे वाले के पूंछ से और दूसरे वाले के सर को पहले वाले के पूंछ से मिला देंगे। x इंटू 5% इक्वल टू 9 इंटू 100%। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर गुणे में है, पक्षांतर होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, परसेंट हट गया, 5 से 20 और 2 9 18, कितना हो गया, 180। सेम वही आंसर आया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि पहले वाले के सर से दूसरे वाले के पूंछ और दूसरे वाले के सर से पहले वाले के पूंछ को गुणा करते हैं हमेशा, चाहे ये आपका तीर दोनों तरफ हो या तीर एक नीचे हो एक ऊपर हो। ये मैं कंडीशन आपको बताऊंगा जब ये रूल पढ़ाऊंगा मैं, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कब ये नीचे होता है और कब ये ऊपर होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक ईंट की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऐसी 10 ईंट का आयतन क्या होगा? तो पहले 10 ईंट का आयतन निकालने के लिए हम एक ईंट का आयतन निकालेंगे। तो एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन क्या होगा? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस इसी सूत्र पे अगर आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आयतन। ठीक, 18 गुणे 6 गुणे 5। तो 18 में 6 के गुणा करेंगे तो क्या होगा, 18 में जब 6 की गुणा करेंगे तो 1080 आएगा। हाँ 1080। अब इसमें फिर 5 के गुणा करेंगे तो 1080 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 5400 आएगा, यहाँ 108 आएगा, सॉरी। ठीक, ये 108 आएगा, यहाँ 540 आएगा। 540 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी, और जब तीनों का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। ये 108 आएगा, जब 18 गुणे 6 करेंगे तो 108 आएगा, फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे 540 आएगा। तो 540 सेंटीमीटर क्यूब आ गया कितने का, एक ईंट का आयतन। एक ईंट का कितना आ गया, 540। इसी तरह 10 ईंट का कितना हो जाएगा, कम होगा या अधिक? जाहिर सी बात है अधिक होगा, एक ईंट का 540 है तो 10 ईंट का 10 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5400 सेंटीमीटर क्यूब। 5400 सेंटीमीटर क्यूब कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो ये तो सभी बच्चों को याद होगा कि 24 घंटों में 86,400 सेकंड होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन अगर बात करते हैं निकालने की, तो पहले हम जानेंगे कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड। ठीक, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक हावर में? तो एक हावर में होते हैं 60 मिनट। अगर हम बात करें कि एक मिनट में 60 सेकंड है यदि, तो 60 मिनट में कितना होगा भैया, 60 मिनट में होगा, उसका गुणा कर देंगे 60 का 60 में, तो 3600 सेकंड। अगर बात करते हैं 60 मिनट में कितने सेकंड, तो 3600। एक मिनट में 60 सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट में 3600। और एक पूरे दिन में 24 घंटे में, 24 घंटे में 60 मिनट कितने बार आता है, 24 बार। मतलब 24 बार आता है ना, 24 घंटे होते हैं तो
1 घंटा में 3600 तो 24 घंटा में, अब फिर यहीं बांध लेंगे क्योंकि 1 घंटा में क्या है 3600 सेकेंड, इसलिए 24 घंटे में 3600 गुणे 24 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 86,400 सेकेंड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन केले की कीमत 30 है तो 8 केले की कीमत क्या है। ठीक, देखिए जो CHS 2019 का पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं ऐकिक नियम से। किससे आए हैं? ऐकिक नियम से। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि ऐकिक नियम से क्वेश्चन हर बार अधिक पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम हो तो आप ऐकिक नियम को तैयार करिए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में ऐकिक नियम का यूज किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ऐकिक नियम का है। 1 दर्जन बराबर कितना होता है? तो 1 दर्जन बराबर 12 केला होता है। ठीक, 12 केले। ठीक, अब देखिए चूंकि 12 केले की कीमत कितनी है, चूंकि 12 केले की कीमत कितनी है 30 रुपये, इसीलिए 1 केले की कीमत कितनी होगी? तो 30/12। यहाँ पे देखिए 12 केला है, अधिक है तो मूल्य अधिक है, केला कम होगा तो मूल्य भी कम हो जाएगा, जब मूल्य कम होता है तो डिवाइड होता है। ठीक, इसीलिए 8 केले का। अब देखिए 1 केले से 8 केला वस्तु बढ़ रहा है तो मूल्य भी बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे और 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 20। आंसर कितना आएगा? 8 केले का कीमत 20 रुपया। और इसको अपने पुराने तरीके से भी लगा सकते हैं। एक तरफ लिखेंगे क्या? केला, और दूसरे तरफ लिखेंगे मूल्य। अगर केला 12 है तो मूल्य 30 है, अगर केला 8 हो जाएगा तो मूल्य क्या होगा? देखिए अगर केला घट रहा है, केला क्या हो रहा है? घट रहा है, तो मूल्य भी क्या होगा? घटेगा। या फिर केला अगर बढ़ रहा है तो मूल्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इस विधि से देखें इस तरीके से, तो यहाँ भी पहले वाले के सिर को दूसरे वाले के पूंछ से और दूसरे वाले के पूंछ को पहले वाले के पूंछ को दूसरे वाले के सिर से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर 8 का 12 में गुणा करते हैं, 8 का 30 में गुणा करते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें किए और इक्वल टू करते हैं इसका x का गुणा 12 में, तो x गुणे 12। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ गुणे में है तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 8 गुणे 30/12। तो जब इसको काटेंगे 3 दहा में 30 और ये 2 और 10 दुआ 20, तो आपका आंसर सेम वही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान। जब आपसे स्थानीय मान पूछे तो जिस संख्या का पूछे उस संख्या के ऊपर उसी संख्या को लिख दीजिएगा, और उसके बाद जितने भी नंबर हो उसके दाईं तरफ जितने भी नंबर हो उन नंबर को 0 बना दीजिएगा। उन नंबर को क्या बना दीजिएगा? 0। उन नंबर की जगह पे 0 लिख दीजिएगा। जो संख्या आएगी वो आपका स्थानीय मान होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या आई संख्या? 70,000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इनको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलना है, इसको बहुत ही आसान है। कैसे? 34 को अलग रख कर देंगे, 2/10 है, ये 10 है नीचे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.02। और उसी तरह 3/100 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.03। और अगर 0.03 को वापस भिन्न में बदलेंगे तो यही प्राप्त होगा। कैसे? 3 और दशमलव जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख देते हैं? 1, और जितना भी उसके दाईं तरफ नंबर होता है वहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। तो आपका क्या गया? 3/100। तो ये आपका दशमलव पार्ट इसका है, ये इसका है और ये इसका। अब इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 34.0, 0.2 और 0.03। सबसे पहले याद रखिए कि दशमलव सारे एक सीध में होने चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इधर जहाँ भी नंबर कोई ना हो वहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ये हो गया 3, ये हो गया 2 और 0.34। तो आंसर आपका क्या आ गया? 34.23। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 45 किलोग्राम
45 किलोग्राम नहीं है, 45 ग्राम है, 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? 45 ग्राम पूछ रहा है, 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? तो या तो इसको किलोग्राम में बदल लें या इसको ग्राम में बदल लें। तो चलिए 4 किलोग्राम को बदल लेते हैं ग्राम में, तो 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम। अब पूछ रहा है कि 45 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका पूछ रहा है, मतलब 45 ग्राम का पूछ रहा है, तो जिसका पूछ रहा है उसके गुणे 100 और बटा के जिससे निकालना है, मतलब 4000 ग्राम से निकालना है वो कर देते हैं। जिसका पूछ रहा है उसके गुणे 100 बटा के जिससे निकालना है, जिससे प्रतिशत निकालना है वो। अब देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 45/40 और ये बचेगा 9/8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.125 आएगा परसेंट में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल घड़ी में 21:39 का अर्थ क्या है? 21:39 का अर्थ क्या है डिजिटल घड़ी में? तो देखिए डिजिटल घड़ी जो होती है वो दोपहर के 12 बजे के बाद एक में न कन्वर्ट होके 12 के बाद वो कितना बजाती है? 13 बजाती है। 13 का मतलब क्या हुआ? 1, 14 का मतलब क्या हुआ? 2, 15 का मतलब क्या हुआ? 3, 16 का मतलब क्या हुआ? 4, 17 का मतलब क्या हुआ? 5, 5 को शाम हो जाएगा, क्योंकि ये 5 को क्या हो गया? शाम। क्योंकि ये 12 बजे दिन के बाद की बात हो रही है, रात में नहीं। रात में 12 बजे के बाद एक ही बजता है और रात में 12 नहीं बजता है डिजिटल घड़ी में, 00:00 बजता है। ठीक, तो 12 जब भी बोलेगा इसका मतलब ये दिन की बात कर रहा है। तो 17, 18 का मतलब हो गया 6, 19 का मतलब हो गया 7, 20 का मतलब हो गया 8 और 21 का मतलब हो गया 9। अब ये हो गया आपका रात। तो रात के 9 बजे, तो आंसर आपका क्या होगा? रात का 9:39। अगर इसको दूसरे विधि से देखें तो दूसरी विधि जो सटीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगी, वो क्या है कि 21:39 में से दिन वाले 12 घंटे को घटा देंगे, आएगा आपका 9:39। ये दिन वाला अगर 12 घंटा माइनस हो गया है तो जो बचा होगा वो रात का ही होगा, तो ये समय आपका रात का होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। यह हमने 12 घंटा जो रात्रि 12 बजे से सुबह के दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटा होता है, उस पूरे दिन वाले 12 घंटे को हमने घटा दिया है। तो ये जो शेष बचेगा ये या तो शाम का होगा या तो रात का, सुबह का 9 नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 45% अंक चाहिए थे। कितना? उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए था? 45%। उसने कितना अंक प्राप्त किया? उसने 137 अंक अधिकतम प्राप्त किए। उसने, विद्यार्थी ने किया कितना प्राप्त किया? प्राप्त 137 अंक। अगर उसे 43 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, अगर उसे 43 अंक और मिल जाते तो वह क्या हो जाता? पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए, पास होने के लिए या फिर हम कहें अधिकतम 45% प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या उसे चाहिए था? 43 अंक। 43 अंक। अगर वो 43 अंक और पा जाता है इसमें तो वो अधिकतम 45% अंक को पा जाता, और अगर वो 45% अंक पा जाता तो वह पास हो जाता। मतलब यूँ कहें कि 43 अंक अगर उसे मिल जाते 137 में तो वह पास हो जाता। तो पास होना मतलब 45% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 137 + 43। अगर हम 43 को इसमें जोड़ दें तो वह पास हो जाएगा, और पास होगा तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 45%। तो चलिए इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 180। ये कितना आ जाएगा? 180।
फिर हम यहाँ एक एक नियम का यूज कर सकते हैं, या फिर एक तरफ लिखेंगे अंक, एक तरफ लिखेंगे प्रतिशत। अंक कितना है 180, तो प्रतिशत कितना है 45, प्रतिशत होगा 100, तो अंक कितना होगा x। ये बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ेगा, ऐसे तेरिए गुणा कर देंगे तो 45 गुणे x इक्वल टू 180 गुणे 100। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 गुणे 100/45, और 45 से 4 बार में 180 हो जाएगा, फिनिश। तो फिनिश हो गया। तो 4 का जब 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको दूसरे विधि से देखें तो दूसरे विधि से कैसे निकालेंगे कि 45% अंक बराबर कितने हैं 180 अंक। 45% बराबर कितने हैं 180 अंक। तो चूंकि 45% बराबर 180 अंक है, इसलिए 1% बराबर 180/45 हो जाएगा। या एक क्या हो जाएगा 180/45, क्योंकि 45 से घट रहा है तो ये भी क्या होगा घटेगा। जब इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। 1% बराबर 4 है, तो भैया 100% बराबर, तो 4 को 100 बार लिख देंगे, या 4 का 100 बार मल्टीप्लाई 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का 100 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 में 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 400। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमने गणित के 20 क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लिया। आने वाले वीडियोस में आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। जल्द ही हम डेली करंट अफेयर मतलब डेली क्या क्या घटित हो रहा है, डेली करंट अफेयर से वीडियो भी करंट अफेयर से वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो तैयारी वाले हैं वो हमारे साथ बने रहिए। SPCS ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब हम ये डेली करंट अफेयर्स का नोट्स आप तक भेजें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।